जय भीम। साइंस जर्नी सर को मेरी तरफ से जय भीम और बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। रमेश सर ने आपका स्वागत पहले भी किया होगा बट मेरी तरफ से आपके लिए जी, स्वागत है। थैंक यू। सर आपका काम बहुत अच्छा लगता है मुझे और आपके काम की प्रशंसा करने योग्य है क्योंकि जो इतिहास का बोध है लोगों के जनमानस में उसमें एक अच्छा बदलाव करने का और एक नया नज़रिया देने की आपने काफ़ी अच्छी पहल की है। तो मैं उसके लिए आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ और आपकी वजह से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने इतिहास जैसे सब्जेक्ट में जिसे लोग नीरस समझते थे उसमें भी रुचि लेना शुरू किया है, तो ये एक अच्छी बात है। थैंक यू। सर मेरे पास कुछ सवाल हैं और ये हुँ, सवाल हुँ। बहुत बेसिक हैं और शायद आप इसका अच्छे से उत्तर दे पाएँगे। सर एक सवाल आता है कि जैसे इतिहास है, इतिहास में कहा जाता है ये कि इतिहास पुरानी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ चीज़ है। जैसे कुछ पुराना हो गया है, उसके ऊपर हमने लिख दिया है, ये इतिहास है। तो ये ज जनमानस में जो बातें हैं, इसके इतर सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतिहास क्या है? और भविष्य निर्माण में इतिहास का योगदान क्या हो सकता है? जी, देखें कभी-कभी लोगों को बहुत-सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वो इतिहास समझ लेते हैं कि कोई चीज़ पुरानी चीज़ घट गई है और वो बीत चुकी है। पर ज़रा मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ज़रा सोचें, आपने अभी एक ईमेल किया, ईमेल आपने आज की डेट में किया, उस ईमेल को 3 डेज़ बाद या 1 हफ़्ते बाद किसी दूसरे ने पढ़ा, ईमेल उसके पास पहुँच गया है। आपका रियल टाइम आज का है, 1 हफ्ते बाद उसका रियल टाइम होगा। यानी जब वो ईमेल पढ़ रहा होगा, वो चीज़ें 7 दिन पुरानी हो चुकी होगी। यानी वो 7 दिन पुराना चीज़ पढ़ रहा है, फिर भी उसके लिए वो रियल टाइम है। क्योंकि आगे उस ईमेल को पढ़ के अब फर्दर उस पर उसको एक्शन लेना है। इतिहास बस यही है। किसी को भले लगता है कि ये पुरानी चीज़ें बीत चुकी हैं, पर जो पुरानी चीज़ें हैं, उसको आज हम पढ़ते हैं, तो ये आज हमारा वो रियल टाइम है, ताकि हम उस पर फर्दर एक्शन ले सकें, अपनी सोच और नज़रिया बदल सकें। एक व्यक्ति है, उसके साथ चारों तरफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पढ़ाई में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, स्कूल जाता है, तो टीचर उसको कुछ बोल देता है, उसको ये बातें नहीं समझ में आ रही है। कि यार सारे बच्चों के साथ तो मैं भी हूँ, पर टीचर हमको रे-तो करके बात करता है, हमको थोड़ा हड़का देता है, हमको थोड़ा-सा मार-पीट भी देता है और हमको नंबर भी कम देता है, ऐसा क्यों करता है? कोई भी कभी झाड़ू भी हमसे मरवा देता है, उसको नहीं ये बातें समझ में आ रही है। पर अचानक से वो एक दिन बाबा साहब की किताब पढ़ता है और उसे ये पता चलता है कि अच्छा ये कारण था, तो उसके लिए वो रियल टाइम है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि उसके लिए वो इतिहास है कि किसी ने लिख दिया या बाबा साहब ने लिख के चले गए तो वो बहुत पुरानी चीज़ हो गई या जो इतिहास लिखा वो बहुत नहीं, उसके लिए वो रियल टाइम है। अब वो उसके अनुसार आगे का अपना जीवन जिएगा। अब उसे ये पता चल हुँ। चुका है कि इसके पीछे का जड़ क्या था, कारण क्या था, उसके हिसाब से अब वो निवारण खोजेगा। अब तक वो निवारण इसलिए नहीं खोज पा रहा था, उन चीज़ों को इसलिए नहीं समझ पा रहा था क्योंकि उसको इतिहास ही नहीं पता था अपना, कि उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो आप उसको क्या बताते हैं? अपना इतिहास बताते हैं 2 दिन का, 10 दिन का, पिछले 1 साल का कि कब से आपको ये बीमारी है। वो उस इतिहास में घुसता है, उसकी जड़ तक पहुँचता है, अच्छा ये कारण है देन फिर उसका वो सॉल्यूशन देता है। यानी कि आपका निवारण ही आपके इतिहास से है। आई थिंक लर्नर आप मेरी बात समझ गए या होंगे। बिल्कुल सही सर। उपेक्षित जवाब मुझे मिला है और मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस बात से कि आपने साथ ही साथ इस चीज़ को बहुत अच्छे से निर्देशित किया कि भविष्य निर्माण में इतिहास का क्या योगदान है, कि अगर हम अपने इतिहास को जानते हैं, तो भविष्य की कहानी लिखने में सहायता मिलती है और चीज़ों को समझने में एक अच्छी समझदारी बढ़ती है। और सर मेरे 2-3 ऐसे लगातार सवाल हैं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकूँ क्योंकि ऐसे सवाल हैं जो मैं आए दिन सुनता रहता हूँ। हाँ जी, आप ज़रूर पूछ सकते हैं, पर मैं ये बताना चाहूँगा कि अगले हुँ। 15-20 मिनट और मैं रहूँगा, तो आप लोग उस जी, हिसाब जी, से जी। मैनेज कर सकते शॉर्ट में सवाल पूछेंगे और श सर बाहर नहीं अच्छा। ले हम ही लोग खाली सवाल कर रहे हैं, क्योंकि कॉलर आएँगे तो फिर ज़्यादा समय जाएगा। मुझे पता है आपके समय का हैं। कीमत है और भी तैयारी करनी है आपको आगे। जी। सर एक सवाल ये है कि जैसे एक चीज़ ये है मैं देखता हूँ आजकल कि हमारे मंच पर जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग सवर्ण समुदाय से आते हैं और हमसे कहते हैं कि आप अपने मंचों पर हमें अधिक मौका नहीं दे रहे हैं, ज़्यादातर आप लोग आपस में बात करते हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? क्या बहुजन विमर्श में सवर्णों को ज़्यादा जगह देनी चाहिए या फिर बहुजनों को ही विमर्श को कंट्रोल करना चाहिए? देखें, अगर आप एक नज़र दौड़ाएँ, ये जितने भी हुँ, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो या मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो, न्यूज़पेपर हो, ब्यूरोक्रेसी हो या फिर न्यायपालिका, कहीं से भी विधायिका, हर जगह तो स्वर्ण ही स्वर्ण भरे पड़े हैं। अब उनको कितना प्लेटफ़ॉर्म चाहिए?
अगर कहीं पे बहुजन वर्ग जो है जब कहीं पे उठ रहा है, अपनी मुद्दों की बात कर रहा है, क्या उसमें भी उनका प्रेज़ेंस चाहिए? मतलब हर चीज़ जो है छोटी से छोटी चीज़ अगर कोई बंदा उठा रहा है, उसमें भी उनको चाहिए। तो भई आप ये बताएँ हमें कि ये जितने भी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं जिसमें 90% जो ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग कब्ज़ा करके बैठे हैं, वहाँ पे इस 85% जो बहुजन है इनका प्रेज़ेंस वहाँ पे क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं दे रहे हैं वहाँ पे? पहले वहाँ पे अपनी प्रेज़ेंस को फ़िल अप करें। जो मीडिया में 90% कब्ज़ा करके बैठे हैं, वहाँ पे 85% बहुजन बैठा है। ये जो इन लोगों ने जितनी ब्यूरोक्रेसी में भी जो पूरा कब्ज़ा है इनका, वहाँ 85% बहुजन को बैठा है। हर जगह पहले ये खुद ये काम करें, इम्प्लीमेंट करें कि हमने बहुजनों को हर जगह जगह दी है, उनके जनसंख्या के अनुपात से दी है। तो भई हम भी ये काम कर लेंगे, हम भी यहाँ पे बहुजन जब 85 100 में 85 बैठेंगे, तो 15 उनको भी बुला लेंगे। पहले वो करे तो, इनिशिएट तो हुँ। करें वो। भई आपके हाथ में लड्डू है, आपके हाथ में गेंद है, आपको बॉल करनी है, तो आप कीजिए ना बॉल। वो करके दिखाइए, फिर पीछे-पीछे हम लोग भी ऐसा कर लेंगे आपके पीछे। जी। बिल्कुल सही सर। और सर एक जैसे जातिगत अभिमान का सवाल आता है। मैंने एक चीज़ देखा है सर, भाषा और जाति जो है, वो साथ-साथ चलती है। जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, मैं इंटरनेट पे भी जाता हूँ, मैंने ट्विटर पे भी देखा है। बहुत सारे ऐसे सवर्ण लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो हिंदी में बात करेंगे, तो जनमानस उनकी बात को समझ जाएगा और उनको रिप्लाई बहुत तेज़ी से करेगा। तो अक्सर मैंने जो सवर्ण समुदाय के लोग हैं, उनको इंग्लिश को ज़्यादा महत्व देते हुए, ये दिखाते हुए कि तुम कैसे हो, तुम्हें हिंदी भी नहीं आती, तुम्हें इंग्लिश भी नहीं आती है, तुम अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हो। या फिर जैसे इधर जो मगध के एरिया के लोग हैं, मगध और अवध के लोग हैं, इधर भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं और ऐसी सादा भाषाएँ बोलने वाले हैं। तो ये यहाँ पर हिंदी जैसे इधर आप देखेंगे कि जो बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, ये हिंदी भी उतना फ्लुएंट नहीं बोलते हैं, जो हिंदी मानी जाती है। हम इधर जैसे क्या होता है, लोग वॉल्यूम को वॉल्यूम बोल देते हैं ना, ऐसी हुँ, कुछ-कुछ हुँ। वो छोटी गलतियाँ करते हैं। इन गलतियों में जो भाषा का जातिवाद दिखता है सर समाज में, इस चीज़ के बारे में आपका क्या विचार है? मुझे तो मेरा जो मैं अपना छोटा-सा ओपिनियन रखता हूँ सर आपके सामने। मुझे ऐसा हुँ, हुँ। लगता है कि ये भाषा का जो जातिवाद है, ये भाषा में भी काफ़ी ज़्यादा दिखता है, भले चाहे हम समझ पाएँ या ना समझ पाएँ। आपका इस पे क्या विचार है सर भाषा के जातिवाद पे? देखिए, भाषाएँ जो होती हैं वो सभ्यता की पहचान होती हैं। आपने हुँ, देखा होगा कि जो पाली में ईश्वर नाम का कोई चीज़ नहीं होता था। ईश्वर हुँ, शब्द भी जो है, ये पाली का नहीं है, इसको हिंदी और संस्कृत में लाया गया है ईश्वर। उसमें जो हुँ, शब्द होगा इसका दूसरा होगा और उसका मतलब इंसान से जुड़ा हुआ होगा, उसके गुण से जुड़ा हुआ होगा, कोई चीज़, क्योंकि वो भाषा में ईश्वर होता ही नहीं है। श्रमण परंपरा में 2 चीज़ें थीं, एक जैन है, एक बौद्ध है। दोनों में हुँ, ईश्वर नहीं माना जाता है, तो वो था ही नहीं। तो भाषाएँ हमेशा सभ्यता की पहचान होती है। तो हुँ, आज की डेट में जहाँ ब्राह्मणिकल सिस्टम का कब्ज़ा हो, तो चाहे वो भोजपुरी का क्षेत्र हो, चाहे तमिल का क्षेत्र हो, चाहे अवधिया हो या फिर मगधी हो, चाहे हुँ, केरली हो, हर जगह हुँ, ब्राह्मणिकल सिस्टम का कब्ज़ा है। तो वो उन शब्दों में, उन चीज़ों में उसने अपने चीज़ को घुसेड़ लिया है। जैसे गाली-गलौज करेगा, तो वहाँ की जो जातियाँ होंगी, उस तरह की जाति सूचक वो बना ही देगा उस लैंग्वेज को। जो सुपीरियर है वहाँ पे, यानी ब्राह्मणिकल सिस्टम अगर सुपीरियॉरिटी हासिल किया हुआ है भाषा में, तो वो करेगा। अब उसने एक नया तरकीब निकाला है, आज तक वो ये प्रचारित करते आया था, उसने भविष्य पुराण में लिखा हुँ, कि संस्कृत को छोड़कर अन्य भाषा पढ़ता है तो वो म्लेच्छ है, उसको म्लेच्छ योनि मिलेगी, वो धूर्त है, बेकार है, नरकगामी, मतलब जो भी है, उसको मतलब संस्कृत के अलावा नहीं पढ़ना है। लेकिन आज की डेट में वो संस्कृत के अलावा सारी भाषा पढ़ रहा है और दूसरों पे रौब झाड़ रहा है। दूसरों को कह रहा है कि धर्म में फँसो, और खुद जो है इंग्लिश पढ़ रहा है, जबकि उसके धर्म ग्रंथ के अनुसार संस्कृत के अलावा उसको कोई सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है। तो आपका बिल्कुल सही कहना है कि धर्म वो इसलिए थोप रहा है कि लोग उसमें फँसे रहें, और इंग्लिश वो इसलिए पढ़ रहा है ताकि वो रौब झाड़ सके, ये दिखा सके कि भई देखो, पूरा सुप्रीम कोर्ट का काम ही इंग्लिश में होता है, ऑफ़िशियल जितने काम हुँ, होते हैं वो इंग्लिश में होता है, तो हमारे ही बाल-बच्चे कर पाएँगे। तुम लोग क्या हिंदी भाषी कर पाओगे? तो हुँ, ये सत्ता को और पूरी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये जानबूझ के तंत्र लाया गया है, और इसी तंत्र के तहत आपने देखा होगा बार-बार धार्मिक ठेकेदार इस बात की दावेदारी झाड़ते आते होंगे कि संस्कृत को और हिंदी को देश की भाषा, नेशनल भाषा, मातृभाषा इस तरह की चीज़ बना दी जाए। ये आपने अक्सर हाँ सुना होगा। हुँ। ये ये विमर्श इस में आता है षड्यंत्र सर। का एक हाँ, ये षड्यंत्र का एक हिस्सा है, क्योंकि इनको पता है कि ग्लोबलाइज़ेशन चाहे आर्मी हो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो या कोई भी चीज़ हो, आज पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर या पूरा इंजीनियरिंग फ़ील्ड या मेडिकल फ़ील्ड पूरा इंग्लिश में काम चल रहा है।
भारत हुँ, में हर चीज़ इंग्लिश में चल रही है। ये तो हिंदी में आप मैं बता रहा हूँ, आप जो है किसी इंजीनियर को या किसी मेडिकल फ़ील्ड को या ब्यूरोक्रेसी में आप हिंदी में लेटर लिख बेचारे को कितना दिन लग जाएगा उसको समझने में कि लिखा हुआ क्या है। बैंकिंग आप देख लीजिए ना, बैंकिंग में ज़बरदस्ती लिखा रहता है, एसबीआई में ऊपर से ज़बरदस्ती लिखा रहता है कि भई आप अगर हिंदी में लिखते हैं, पर्चा भरते हैं तो आपका स्वागत है। स्पेशल लिखना पड़ता है, सब तब भी सब जाके भरते हैं इंग्लिश में ही, कोई नहीं भरता। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हमें धोखा देने के लिए ये षड्यंत्र का हिस्सा है कि हिंदी पब्लिक को हिंदी-हिंदी समझाओ, क्षेत्रीय भाषा समझाओ खुद काम जो है इंग्लिश में करो। ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। हुँ, हुँ। और सर एक मेरा एक सवाल है, ये मॉडर्न ऐज के लिए है और ये शायद बहुजनों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे सर मैं आजकल देखता हूँ, जो इंटरनेट पर जैसे एक तो फ़िल्में हो गई सर, फ़िल्में तो मान लीजिए आम बहुजन के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो बहुत पैसे वाली बात है, वो बड़े-बड़े लोग बना रहे हैं। हालाँकि कुछ ऐसे बहुजन डायरेक्टर भी हो रहे हैं, प्रोड्यूसर भी हो रहे हैं जो कि बना रहे हैं फ़िल्में। जैसे अपने पारंजीत हो गए, मारी सेल्वराज हो गए, ये लोग बना रहे हैं। और एक सोमनाथ वाघमरे जी हैं, वो भी बना रहे हैं डॉक्यूमेंट्री। लेकिन सर ये जो यूट्यूब का जो कल्चर है, जो इंटरनेट का कल्चर है, इस इंटरनेट के दौर में जो बहुजनों का जो दौर बनना चाहिए था, जैसे मैं समझता हूँ क्योंकि इंटरनेट फ्री है, ओपन टू ऑल है, लेकिन यहाँ पर सर कला और जो कला है, संगीत है, फ़िल्म बनाने का जो स्पेस है, इसमें इंटरनेट पे भी आप देखेंगे, मैं भी देखता हूँ जैसे यूट्यूब पे भी, आप देखेंगे ट्रेंडिंग पेजेज़ में, कॉमेडी में भी, यहाँ पर भी बहुजनों को जो स्पेस मिलना चाहिए, वो मिलने में ये लोग रोड़ा अटकाते रहते हैं। तो क्योंकि हुँ। संगीत और फ़िल्में ऐसी चीज़ें हैं जो सब तक बड़े आसानी से पहुँच सकती हैं ना, उसके लिए पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो इस नए ऐज में बहुजनों को अपना हिस्सा कैसे बनाना चाहिए सर? क्योंकि ये रोड़ा तो अटकाएँगे, लेकिन हमें कैसे जगह बनानी है, उसके बारे में सर कुछ? जी, देखें, ये जो फर्स्ट एड होता है जब भी कोई इंसान बीमार पड़ता है तो सबसे पहले उसको फर्स्ट एड देना चाहिए। अभी हुँ, बहुजनों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है कि वो इंडिविजुअल काम तो कर रहे हैं। हर हुँ, बंदा जो है चाहता है कि उसका बच्चा जो है पढ़ लिख ले, ओबीसी की तो ये हालत है कि हुँ, धर्म-कर्म में भले ही फँसे हों, लेकिन माँ-बाप उसको क्या कहेगा कि बेटा पढ़ ले, भले क्लर्क बन जा, सरकारी में चला जा। उनको हमेशा इस हुँ, बात की चिंता है कि उनका बेटा जो है कुछ न कुछ कर ले, ये कर ले। सबको इस बात की चिंता है। लेकिन फिर भी उस हिसाब से जो ओवरऑल जो रिज़ल्ट है उसमें बहुजनों को सफलता नहीं मिल पा रही है। आनुपातिक दृष्टि से अभी बहुत पीछे हैं वो। इसका कारण हुँ, ये है कि हम उस फर्स्ट एड को नहीं ले पा रहे हैं जो सबसे पहले इस बीमारी पर लगना चाहिए। फर्स्ट एड क्या होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि आप जब अगर कहीं पे कुछ एक्शन करते हो तो उसके इक्वल और अपोजिट जो है रिएक्शन होता है। हम इस चीज़ को भुला दिए हैं। अगर ये लोग अपने लोगों को भर्ती कर रहे हैं, अपने लोगों को पढ़ा रहे हैं, अपने लोगों को ज़बरदस्ती हर चीज़ पे कर रहे हैं, इसका कारण क्या है कि ये आपस में संगठित हैं। हुँ, ये आपस में संगठित हैं। बहुजन वर्ग को सबसे पहला एड यही चीज़ करना चाहिए था कि उनको आपस में संगठित होना चाहिए था। बहुजन को सबसे पहले संगठित होना चाहिए था, मिनट भर में ये प्रॉब्लम खत्म होती। लेकिन बहुजन वर्ग जो है वो संगठित नहीं हुआ, इंडिविजुअल अपना काम तो कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर हुँ, रहा है लेकिन इंडिविजुअली, इसीलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो अभी भी अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले सारे बहुजनों को सारे गम भुलाकर, छोट बड़ ऊंच नीच सब चीज भुलाकर, दिल खोलकर मुक्त कंठ से एक होना पड़ेगा। हुँ, सारे राग द्वेष ये अपना के कि वो ऊंचा अट रहा है, ये नीचा अट रहा है, भाई हम बहुजन हैं, ये बात लेकर आपको घुसना पड़ेगा कि हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और उसके लिए आपस में भाइयों से, ये सब हमारे भाई हैं, थोड़ा सा ऊंच नीच भी सह लेंगे लेकिन ये हमारा भाई है, ये चीज़ आपको आना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन संगठित होके कर रहा है ना अपना मेडिकल सिस्टम। उसने संगठित, वो आपस में संगठित है, अब बहुजन आपस में नहीं संगठित है। बस इस कारण से ही ये चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। जी, थैंक यू सर। मेरे सवाल यहीं पे ख़त्म होते हैं सर। मैं बहुत संतुष्ट हूँ सर आपके जी, सवालों से और बहुत ही क्या कहते हैं, थैंकफुल हूँ कि जवाबों आपने से। अच्छा जी, जवाब दिया जवाबों से। जी, थैंक यू सर। साइंस जनी थैंक यू। सर आप आए और अपनी बातें समझाने की जो कोशिश है, जो समझाने का जो आपका तरीका है वो बहुत खूबसूरत है। और बिल्कुल लास्ट वाली बात जो आपने कहा कि हम बहुजनों को चाहिए कि एक हो जाएँ और किसी भी समस्या का समाधान हम मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं अगर एक हो जाएँ तो। हुँ, और सारे गम भुला करके एक साथ हमें बैठना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा और एक जगह बैठ करके सारी समस्याओं का हल कर लेंगे। हमारी आंतरिक चीज़ें जो भी हों और उसे वहीं पे छोड़ करके बल्कि सार्वजनिक समस्याओं पे काम करना होगा। तो सर धन्यवाद बिल्कुल। आपका। जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।